यस गाइस, सो आगे बढ़ते हैं होल्डिंग एंड सब्सिडियरी कंपनीज के अंदर। लास्ट टाइम हमने इसका डेफिनेशन लर्न किया था, समझा था हमने, राइट। प्रोवाइडेड दैट सच क्लास और क्लासेस ऑफ होल्डिंग कंपनी एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड shall not have layers of subsidiaries। now ये layers of subsidiaries क्या होता है, ठीक है। सो अगर आज कोई कंपनी है जिसको हम होल्डिंग कंपनी बोल रहे हैं, सो होल्डिंग कंपनी की जितनी भी सब्सिडियरीज होगी कोई बात नहीं, जैसे कि उसकी सब्सिडियरी 1 2 3 4, ठीक है, इसकी 4 सब्सिडियरीज है, इट्स ओके। 4 सब्सिडियरीज मतलब उसके नीचे ही बैठी है ना, उसने खुद ने इन्वेस्टमेंट किया, चलेगा। अभी ये सब्सिडियरी की भी सब्सिडियरी है, तो चलो कोई बात नहीं, इनकी भी 2 सब्सिडियरियां हैं, सो इट्स ओके, ये हो सकता है, पॉसिबल है, सब्सिडियरी की भी सब्सिडियरी। बट क्या अब इसकी कोई सब्सिडियरी हो सकती है? कानून ने मना किया कि ये एक लेयर हो गया, ये दूसरा लेयर हो गया, अभी आप तीसरा लेयर ओपन नहीं कर सकते। हाँ, ये होल्डिंग कंपनी जितनी भी सब्सिडियरीज अपने नीचे बनाना चाहती है वो तो फर्स्ट लेयर के अंदर ही आता है, वो पॉसिबल है। ये सब्सिडियरी कंपनी अपने नीचे सब्सिडियरीज बनाना चाहती है, वो भी पॉसिबल है। बट यहाँ पे ये 2 लेयर खत्म हो गया, अभी आप तीसरा लेयर, आपके मतलब दादा है, दादा के जितने भी बेटे होंगे चलेगा, उस बेटे के भी बेटे होंगे मतलब दादा के पोते होंगे, जितने भी होंगे चलेगा, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। बट उस पोते के भी बच्चे नहीं होने चाहिए, राइट। इस तरीके से कुछ आपको याद रखना है। और यहाँ पे आपको लिखना है 2 लेयर, मैक्सिमम 2 लेयर अलाउड है गाइस, 2 लेयर से नीचे आप वहां पे नहीं कर सकते। ठीक है, फिर वहां पे बहुत सारी चीजें नीचे क्लैरिफाई किया हुआ है। उसमें अगर आप देखोगे गाइस, तो पहले पॉइंट के अंदर लिखा हुआ है, मैंने आपको बोला ना कि आज कोई होल्डिंग कंपनी इन्वेस्टमेंट करती है किसी कंपनी के अंदर, तो उसको सब्सिडियरी कंपनी बोलते हैं, ठीक है। बट बट अगर अगर वहां पे होल्डिंग कंपनी ने खुद ने इन्वेस्टमेंट नहीं किया, बट अपनी सब्सिडियरी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करवाया है, तो उस केस के अंदर वहां पे जिस कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट किया है वो डीम्ड होल्डिंग कंपनी की सब्सिडियरी बनेगी, राइट। जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, यहाँ पे अगर आप देख पाते हो तो ये देखिएगा, इस कि हमारा जो मेन कंपनी था, वो मेन कंपनी ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रखा था SAPL के अंदर, ठीक है। तो उस केस के अंदर ये होल्डिंग कंपनी है, इसने सब्सिडियरी कंपनी के अंदर सीधा इन्वेस्टमेंट किया कंट्रोल के थ्रू, तो भी वहां पे आ जाएगा। अभी ये जो SAPL है, SAPL ने रिलायंस के अंदर इन्वेस्टमेंट किया है, ठीक है। एंड रिलायंस अगर वहां पे इन्वेस्टमेंट करती है, किसमें इन्वेस्टमेंट करती है रिलायंस? ये देखिएगा, इस मैं आपके लिए ये दिखाता हूँ, SCPL है हमारी कंपनी, उसने रिलायंस में इन्वेस्टमेंट किया, रिलायंस उसकी सब्सिडियरी बन गई, ठीक है। अभी ये रिलायंस यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करती है SAPL के अंदर, एडवाइजरी प्राइवेट लिमिटेड के अंदर। एडवाइजरी प्राइवेट लिमिटेड की कैपिटल 5 करोड़ है, जिसमें से 1.5 करोड़ का इन्वेस्टमेंट रिलायंस ने किया, 2 करोड़ का SCPL ने किया। कोई बात नहीं, होल्डिंग कंपनी टुगेदर विथ इट्स सब्सिडियरी दैट इज रिलायंस, अगर ये दोनों मिलके भी किसी कंपनी में आधे से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो ये इसको भी क्या बोला जाएगा गाइस? सब्सिडियरी कंपनी बोला जाएगा। ये हमने डिस्कशन किया था। सो अभी ये सब्सिडियरी किसकी बोला जाएगा? इसको सब्सिडियरी तो बोला जाएगा, बट किसकी सब्सिडियरी? तो यहाँ पे उस पॉइंट को क्लैरिफाई कर रहा है ये पहला पॉइंट। ये बोल रहा है कि उसको सब्सिडियरी SCPL का ही बोला जाएगा, राइट। वो SCPL की ही सब्सिडियरी होगी। कौन सी कंपनी? SAPL। भले ही यहाँ पे इन्वेस्टमेंट रिलायंस के साथ मिलके वहां पे आधे से ज्यादा हो रहा है, बट फिर भी वो सब्सिडियरी तो SCPL की ही कहलाएगी। नहीं अर्जुन, होल्डिंग कंपनी को पेरेंट कंपनी नहीं बोल सकता है। वैसे बोल सकते हैं बिकॉज वो उसका ध्यान रखती है, तो उसको होल्डिंग कंपनी ही बोलिए। देयर इज नो सच कॉन्सेप्ट ऑफ पेरेंट कंपनी इन लॉ, राइट। सो उसको आप होल्डिंग कंपनी ही बोलिए, दैट्स व्हाई मैं मना कर रहा हूं, ठीक है। फिर यहाँ पे मैंने आपको एक और चीज बताई थी कि सिर्फ इन्वेस्टमेंट करने से नहीं, इफ यू कैन सी दिस गाइस, सिर्फ इन्वेस्टमेंट करने से नहीं, अगर अगर ये कंपनियां जो है वो कंट्रोल भी करती है, कंट्रोल द कंपोजिशन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ये देखिए गाइस, राइट, मेरी कंपनी SAPL के डायरेक्टर्स जो है उसका कंट्रोल कर रही है, ठीक है।
तो उस केस के अंदर भी वहां पे क्या हो जाएगा, होल्डिंग सब्सिडियरी का रिलेशन वहां पे क्रिएट हो जाएगा। वो भी हमने देखा था, जो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा था, कंपोजिशन ऑफ द कंपनीज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स शैल बी डीम्ड टू बी द कंट्रोल्ड बाय अनदर कंपनी इफ दैट अदर कंपनी एक्सरसाइज सम पावर एक्सरसाइजेबल बाय द बोर्ड्स दैट कैन अपॉइंट एंड रिमूव ऑल और द मेजॉरिटी डायरेक्टर्स। अगर आज मेरी कंपनी, समझिए कंट्रोल कैसे माना जाएगा, तो इसने बताया वहां पे क्लियर किया कि अगर आज मेरी कंपनी किसी दूसरी कंपनी जो है वो दूसरी कंपनी के मेजॉरिटी डायरेक्टर या फिर ऑल डायरेक्टर, अगर ये मेजॉरिटी या ऑल डायरेक्टर को रिमूव कर सकती है या फिर अपॉइंट कर सकती है, तो मतलब मेरी कंपनी के पास उस कंपनी का कंट्रोल है, ऐसा माना जाएगा। सपोज ये एसएपीएल है, ये एसएपीएल के अंदर टोटल ये जो सचिन एडवाइजरी प्राइवेट लिमिटेड है उसके टोटल 8 डायरेक्टर है। अभी 8 में से मैं 5 डायरेक्टर के ऊपर कंट्रोल कर सकता हूँ, 5 डायरेक्टर को निकाल सकता हूँ, फिर से अपॉइंट कर सकता हूँ। सो अगर मैं मेजॉरिटी डायरेक्टर को भी कंट्रोल कर रहा हूँ तो मतलब मैं कंट्रोल कर रहा हूँ ऐसा माना जाएगा। मेरी कंपनी को वहां पे आपको होल्डिंग कंपनी ही ट्रीट करना पड़ेगा। समझना, मेरी कंपनी को वहां पे आपको होल्डिंग कंपनी ही ट्रीट करना पड़ेगा। ठीक है, बाकी के ये 2 पॉइंट्स है जो नहीं करोगे तो चलेगा। द एक्सप्रेशन कंपनी इंक्लूड्स बॉडी कॉर्पोरेट लेयर इन रिलेशन टू होल्डिंग कंपनी मींस इट्स सब्सिडियरी, और ये भी नहीं करोगे तो चलेगा। ठीक है, एग्जांपल नंबर 2 देखते हैं। ए विल बी सब्सिडियरी ऑफ बी if B control the composition of the board of director of A, that is if B can without the consent and the approval of any other person appoint or remove a majority of directors of A, A will be subsidiary of B। मतलब B क्या हो गई गाइस, सो B आपकी होल्डिंग कंपनी हो गई एंड A क्या हो गई, A सब्सिडियरी हो गई। कब ऐसा होगा, इफ बी क्या कर रहा है गाइस, बी ए के डायरेक्टर को अपॉइंट करने के लिए एंड रिमूव करने के लिए कंट्रोल कर रहा है। सो इफ बी कंट्रोल कर रहा है, ए के डायरेक्टर को अपॉइंट कर रहा है, रिमूव कर रहा है मेजोरिटी, तो वहां पे उसको होल्डिंग सब्सिडियरी बोला जाएगा। अरबाज, ये लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस किया था बेटा कि कोई कंपनी दूसरी कंपनी को क्यों मैनेजमेंट करने देगी, ऐसा अरबाज का डाउट है। अरबाज, लास्ट टाइम बेटा हमने डिस्कस किया था कि आज सपोज एक ही ओनर की 2 ग्रुप कंपनियां हैं, जैसे कि रिलायंस की बहुत सारी कंपनियां हैं, तो मुकेश भाई अंबानी अगर चाहता है कि मेरी एक रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड बाकी सारी कंपनी का कंट्रोल करे, तो मुकेश भाई की कंसेंट से सब कंपनी के बीच में एग्रीमेंट बन जाएगा और वहां पे उसका मैनेजमेंट हो जाएगा। राइट, सो यस इट इज पॉसिबल गाइस। शैवी, आपका डाउट लेता हूं मैं बेटा। एग्जाम्पल नंबर 3, A will be subsidiary, A will be subsidiary of B if B holds more than 50% shares of the A। समझना गाइस, A सब्सिडियरी हो जाएगा B का अगर, ये एक पहला मेथड हुआ। ठीक है, दूसरा कि भैया B ने A के अंदर 50% से ज्यादा क्या कर रखा है गाइस, इन्वेस्टमेंट कर रखा है। ये भी मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम। ठीक है, सो अगर इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट अगर इन्होंने कर रखा है तो क्या हो जाएगा, ए सब्सिडियरी कंपनी हो जाएगी, बी होल्डिंग कंपनी हो जाएगी। इज इट क्लियर? ठीक है, सो ये भी हमने वहां पे डिस्कस किया था। देन इसके बाद स्टेटस ऑफ प्राइवेट कंपनी विच इज अ सब्सिडियरी टू पब्लिक कंपनी। राइट, तो उसको डीम्ड पब्लिक कंपनी माना जाएगा, इसी हमने लास्ट टाइम भी देखा था। In view of section 2 subsection 71, right, a private company which is a subsidiary of public company shall be deemed to be a public company for the purpose of these act, even where such subsidiary company अपने आर्टिकल्स में तो वो प्राइवेट कंपनी की तरह ही ट्रीट किया जाएगा, बट उसको डीम्ड पब्लिक कंपनी बोला जाएगा। राइट, तो ये हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, लंबा चौड़ा इसका डिस्कशन हमने किया था। ठीक है, सो दिस इज व्हाट होल्डिंग एंड सब्सिडियरी कंपनीज गाइस, जो हमने वहां पे लास्ट टाइम डिस्कस किया था। अभी आगे बढ़ते हैं एंड वहां पे जाते हैं अपन आगे बढ़ के एसोसिएट कंपनी के अंदर। एसोसिएट कंपनी, नाउ व्हाट डू यू मीन बाय एसोसिएट कंपनी, समझना गाइस। सेक्शन 2 सबसेक्शन 6 इसके साथ डील करता है।
नाउ व्हाट डू यू मीन बाय एसोसिएट कंपनी? तो सेक्शन 2 सब सेक्शन 6 ये बोलता है कि भैया अगर कोई कंपनी, समझना मेरी बात बड़ा ध्यान से, अगर कोई कंपनी, जितना ज्यादा यहाँ पे ध्यान रखोगे उतने डाउट्स कम आएंगे गाइस, किसी दूसरी कंपनी के साथ, मतलब दोनों साइड कंपनी होना जरूरी है सबसे पहले। अगर कोई कंपनी किसी दूसरी कंपनी के साथ, ठीक है, मतलब कि किसी दो कंपनी का एक दूसरे के साथ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है। सर ये क्या होता है बेटा, समझाता हूं। किसी कंपनी का किसी दूसरी कंपनी के अंदर क्या है गाइस, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, समझना, बट सब्सिडियरी नहीं है। सब्सिडियरी नहीं है, समझना, बट सिर्फ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है। या फिर अगर ये दो कंपनी वहां पे जॉइंट वेंचर कंपनी है। जॉइंट वेंचर मतलब कि दोनों किसी पर्पस के लिए साथ में इकट्ठे हुए हैं कोई पर्टिकुलर प्रोजेक्ट खत्म करने के लिए, राइट? तो वहां पे एक कंपनी दूसरी कंपनी की एसोसिएट कंपनी है, ऐसा वहां पे माना जाएगा। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय दिस सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस? तो ये अपन को समझना गाइस, ये सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस मतलब क्या होता है, तो इसको अपन यहाँ पे समझते हैं। आपका पूरा ध्यान समझने में ही रखिए। जब मैं कोई भी कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, सिर्फ आपका दिमाग को इस चीज के ऊपर फोकस कीजिए, ना तो मन में कोई डाउट लाइए जब तक पूरा कंसेप्ट खत्म नहीं हो जाता। मैं आपको सफिशिएंट मौका देता हूं एंड दूंगा और बोलूंगा कि यस सर, वो पूछो, ठीक है? सो तब आप मेरे को पूछ सकते हो, नो वरीज, बट अभी सिर्फ फुल फोकस यहाँ पे रखिए। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, इसका मतलब क्या होगा? सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का क्या बोला मैंने, एक कंपनी का दूसरी कंपनी में जब सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होता है, बट उसका मतलब ये नहीं कि एक कंपनी दूसरी कंपनी की सब्सिडियरी है, वो नहीं आएगा, राइट? या फिर कोई एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी के साथ जॉइंट वेंचर में जुड़ जाती है तो कंपनी को एसोसिएट कंपनी बोलते हैं। बट सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का मतलब क्या? सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का सिंपल मतलब होता है कि जब कोई कंपनी किसी दूसरी कंपनी के अंदर 20% या उससे ज्यादा इन्वेस्टमेंट करती है, बट बिकॉज सब्सिडरी मना किया है ना, तो 50 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, नॉट एक्सीडिंग 50%, 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, समझना गाइस, राइट? नॉट एक्सीडिंग 50%, बिकॉज 50 से बढ़ गया तो इनका रिलेशन एसोसिएट का नहीं होगा, तो इनका रिलेशन कैसा हो जाएगा गाइस, सब्सिडरी का हो जाएगा। सब्सिडरी तो ऊपर डेफिनेशन मना कर रहा है कि ये सब्सिडरी तो नहीं है, राइट? तो यहाँ पे एटलीस्ट आपने कितना इन्वेस्टमेंट किया है गाइस, 20% या उससे ज्यादा, मतलब आपने 20% से 50% का इन्वेस्टमेंट किसी एक कंपनी ने किसी दूसरी कंपनी के अंदर कर रखा है, तो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, ऐसा माना जाएगा, पहला बात। या फिर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस और भी तरीके से माना जाता है, जैसे कि अगर कोई कंपनी किसी दूसरी कंपनी को ऐसा बोले, हे दूसरी कंपनी तू तेरा प्रोडक्शन चालू कर, उस दूसरी कंपनी ने फैक्ट्री में प्रोडक्शन चालू कर दिया, हे दूसरी कंपनी प्रोडक्शन बंद कर मार्केटिंग पे फोकस कर, तो प्रोडक्शन कम कर दिया, मार्केटिंग पे फोकस करना चालू। हे दूसरी कंपनी ये ले 1000 किलोग्राम का ये प्रोडक्ट, ये ऑर्डर है, इसके ऊपर फॉलो अप ले ले और ये ऑर्डर कन्वर्ट कर ले। मतलब कि कोई एक कंपनी है जो किसी दूसरी कंपनी के बिजनेस से रिलेटेड डिसीजन ले रही है। क्या कर रही है? बिजनेस रिलेटेड डिसीजन ले रही है, उसके लिए उन्होंने एक एग्रीमेंट बना दिया है। तो कानून ये बोलता है कि भैया उसको भी सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस माना जाएगा। अब मैं कंक्लूड कर रहा हूं, एक कंपनी का किसी दूसरी कंपनी के अंदर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस माना जाएगा अगर किसी कंपनी ने किसी दूसरी कंपनी के अंदर 20% से 50% का इन्वेस्टमेंट किया है, या फिर
किसी कंपनी, कोई कंपनी है जो दूसरी कंपनी के सारे बिजनेस रिलेटेड डिसीजन लेती है, तो वहां पे ऐसा माना जाएगा कि कंपनी का किसी दूसरी कंपनी के अंदर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है। एंड अगर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है तो वो कंपनी दूसरी कंपनी की एसोसिएट कंपनी है, ऐसा माना जाएगा। समझ रहे मेरी बात? किसी कंपनी का दूसरी कंपनी के अंदर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है। अभी सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस दो तरीके से हो सकता है, 20% से 50% का इन्वेस्टमेंट किया है या बिजनेस रिलेटेड डिसीजन लिया है। ठीक है, समझना है। ठीक है, तो ऊपर जो था सब्सिडियरी कंपनी के अंदर, उसमें भी दो चीजें थी, 50% से ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया है या कंट्रोल है। समझना गाइस, क्या है? ऊपर कंट्रोल था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के ऊपर, बल्कि यहां पे कंट्रोल नहीं है, यहां पे क्या है? बिजनेस रिलेटेड डिसीजन लेना पड़ेगा, तो वहां पे उसको सिग्निफिकेंट इंफ्लुएंस बोला जाएगा। समझ में आ गया? ऊपर कंट्रोल था, बल्कि नीचे बिजनेस रिलेटेड डिसीजन है। एसोसिएट कंपनी में सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस क्रिएट करना है तो बिजनेस रिलेटेड डिसीजन को कंसीडर करना पड़ेगा। बाकी ऊपर परसेंटेज तो हमको मालूम ही है, सब्सिडियरी बनने के लिए 50% से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट एंड एसोसिएट बनने के लिए 20% या उससे ज्यादा का इन्वेस्टमेंट वहां पे होना जरूरी है। ठीक है, अभी इसके साथ साथ ये भी लिखा कि अगर दो कंपनी का जॉइंट वेंचर होगा ना, तो भी वहां पे उसको सर एसोसिएट कंपनी बोला जाएगा। ठीक है, तो अभी ये जॉइंट वेंचर सर एग्जांपल दो ना, जॉइंट वेंचर के अगर मैं आपको एग्जांपल दूं ना, तो अगर आप बहुत सारी जगह पे अहमदाबाद के अंदर मेट्रो के काम चल रहे हैं, रेलवे स्टेशन के, मेट्रो रेलवे के, तो वहां पे बीच में रास्ता ब्लॉक करके रखा है और बड़े बड़े आपको वहां पे वो कवर करते हुए राइट मिलेंगे देखने को, जिससे रास्ता ब्लॉक किया हुआ है, बीच का रास्ता। तो वहां पे अगर आप देखोगे गाइस, तो किसी दो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी के नाम लिखे हुए होते हैं, येलो 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 अक्षर में लिखे हुए होते हैं, राइट, फिर और भी कलर्स में लिखे हुए होते हैं। तो वो एक नहीं, दो कंपनी के नाम लिखे होते हैं, जनरली दो दो कंपनीज के नाम है। वो दो कंपनियों ने मिलके साथ में टेंडर भरा था, दो कंपनियां अभी जॉइंट वेंचर कर रखा है और साथ में मेट्रो का काम कर रही है, तो वो दो कंपनी का क्या है गाइस? जॉइंट वेंचर है। कोई जॉइंट वेंचर आप पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए भी कर सकते हो, वो कोई जॉइंट वेंचर आप दूसरी चीजों के लिए भी वहां पे कर सकते हो। वेरी क्लियर गाइस, अभी इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। एसोसिएट कंपनी, एसोसिएट कंपनी इन रिलेशन टू अदर कंपनी मींस अ कंपनी इन व्हिच दैट other company has a significant influence but which is not a subsidiary company of the company having such influence and includes joint venture company। joint venture company को भी हम वहां पे इंक्लूड कर देंगे। अभी सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस क्या होता है, तो वो वहां पे नीचे आपको समझाया है। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस मींस कंट्रोल ऑफ एटलीस्ट 20% ऑफ द टोटल वोटिंग पावर, या फिर कंट्रोल ऑफ और पार्टिसिपेशन इन द बिजनेस रिलेटेड डिसीजन अंडर एन अग्रीमेंट। एंड अगर हम जॉइंट वेंचर की बात करेंगे, तो जॉइंट वेंचर को यहां पे समझाया है a joint agreement whereby the parties that have joint control of the arrangement have rights to the net assets ऑफ द अरेंजमेंट। मतलब कि एक दूसरे के पास राइट्स है गाइस, वहां पे जॉइंट कंट्रोल है किसी भी चीज का, उन्होंने ऐसा अरेंजमेंट किया है एंड वहां पे उनके पास जॉइंट कंट्रोल है ऑफ द अरेंजमेंट एंड उनके पास राइट्स है कंपनी की असेट्स के अंदर पार्टिसिपेट करना, असेट्स को बेचना, परचेस करना, राइट। तो उनके पास असेट्स अरेंजमेंट का राइट्स है, तो उसको वहां पे जॉइंट वेंचर बोला जाएगा। ठीक है, शेयर कैपिटल के अंदर क्या क्या इंक्लूड होगा, तो जो इक्विटी शेयर कैपिटल है वो भी इंक्लूड हो जाएगा एंड कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स है गाइस। तो अभी कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स कन्वर्ट कहां पे होने वाले हैं? आज मैं सपोज कोई प्रेफरेंस शेयर्स इश्यू करता हूं और ये प्रेफरेंस शेयर्स में रिडीम नहीं करने वाला हूं, मैं थोड़े टाइम के बाद उसको कन्वर्ट कर दूंगा, तो वो कन्वर्ट होके किस में कन्वर्ट हो जाएंगे गाइस? इक्विटी में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स भी कंसीडर होगा एंड पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल भी वहां पे कंसीडर हो जाएगा। मुझे एक चीज बताइए,
अगर आज कोई आपके पड़ोस में रहता है, उस पड़ोसी का नाम है मीना बहन। उस मीना बहन का एक 2 साल का बेबी है। वे मीना बहन को कहीं बाहर जाना था, बाजार जाना था उनको, या कुछ लेने के लिए जाना था, तो वो आपके घर आए और उस मीना बहन ने आपको रिक्वेस्ट किया कि ये जो मेरा 2 साल का जो भी है, बोलू या जो भी उसका नाम है, ठीक है, अभी इसको संभालिए ना आप 1-2 घंटे के लिए, मैं बाजार जाके आती हूँ। तो अभी 2-4-5-10 घंटे के लिए आप उसकी देखरेख कर रहे हो, तो क्या वो बेबी आपका हो जाएगा परमानेंटली? नहीं नहीं, अब तो ये मेरा है, इसके ऊपर मेरा हक है, मैंने उसको अडॉप्ट कर लिया। क्या वो आपका हो जाएगा? कम ऑन गाइस, कैन आई से दैट कि आप उस बेबी की सिर्फ थोड़े से टाइम के लिए, जब तक उसकी मॉम नहीं है, आप उसकी संभाल रखोगे, आप उसकी देखरेख रखोगे, बट क्या वो देखरेख रखने से, वो संभाल रखने से, क्या आप, अगर आप गर्ल हो तो क्या आप उसकी मॉम बन जाओगे? और आप बॉय हो तो क्या आप उसके पापा बन जाओगे? द आंसर इज नो, राइट? आप तो एक अच्छे के लिए, उनके हित के लिए आप उसकी संभाल रख रहे हो। उसको इंग्लिश में बोलते हैं आप फिड्यूसरी कैपेसिटी में उसकी देखरेख रख रहे हो, उसके हित के लिए, मतलब आप फिड्यूसरी कैपेसिटी में आप उसकी देखरेख रख रहे हैं। फिड्यूसरी कैपेसिटी में अगर आप उसकी देखरेख रख रहे हैं तो वो बेबी आपका बेबी नहीं है। इसीलिए कानून ने भी यहां पे क्लेरिफाई किया कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, जो एमसीए है, जो ये लॉ देखता है पूरा का पूरा, राइट, उन्होंने क्लेरिफिकेशन दिया है कि अगर कोई कंपनी किसी दूसरी कंपनी के शेयर्स लेके बैठी है, बट ये शेयर्स सिर्फ हित के लिए लिया है, फिड्यूसरी कैपेसिटी में लिया है, समझना, उसके खुद के शेयर्स नहीं है, ये फिड्यूसरी कैपेसिटी में कोई शेयर्स इस कंपनी ने लिया है और वो 20% से ज्यादा है, तो उसको एसोसिएट कंपनी नहीं बोला जाएगा। भले ही इस कंपनी के पास 20% से ज्यादा शेयर्स है, बट वो उसके खुद के शेयर्स नहीं है, वो फिड्यूसरी कैपेसिटी के अंदर लिया है, एंड दैट्स व्हाई इसको एसोसिएट कंपनी नहीं बोला जाएगा। तो फिड्यूसरी कैपेसिटी में अगर आपने कोई शेयर्स लिया है, मतलब कि आपने कोई हित में शेयर्स लिया है, और बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस आते हैं जब फिड्यूसरी कैपेसिटी के अंदर ये शेयर्स लेने पड़ते हैं। जैसे कि आज कंपनी ने कोई, मैं आपको डिबेंचर का एग्जांपल देता हूं, ठीक है? आज कोई कंपनी है, उस कंपनी ने डिबेंचर्स इश्यू किए, ये डिबेंचर्स सिक्योर्ड डिबेंचर्स थे, मतलब कि जो भी डिबेंचर होल्डर है, डीएच मतलब डिबेंचर होल्डर, जैसे इक्विटी शेयर होल्डर होता है वैसे डिबेंचर होल्डर, ठीक है? कंपनी ने तय किया कि ये डिबेंचर होल्डर कंपनी को पैसा देंगे, 1,000 करोड़ के डिबेंचर्स कंपनी ने इश्यू किए, कंपनी के पास 1,000 करोड़ रुपए आ गए। ये डिबेंचर्स 5 साल के बाद रिडीम होने वाले थे, मतलब कि कंपनी ने आज 2020 में पैसा लिया है, 2025 तक कंपनी उसके ऊपर ब्याज देगी, 2025 में पैसा वापस कर देगी, ठीक है? अभी डिबेंचर होल्डर से 1,000 करोड़ रुपया कंपनी ने लिया, देर आर 1 लाख डिबेंचर होल्डर। कितने थे? 1 लाख डिबेंचर होल्डर। कंपनी ने तय किया ये डिबेंचर्स, कौन से डिबेंचर्स है हमारे? सिक्योर्ड है, तो सबके नाम पे सिक्योरिटी देते हैं। अभी सिक्योरिटी कैसे दे सकते हैं कि कंपनी के नाम पे कोई प्रॉपर्टी पड़ी है तो वो प्रॉपर्टी डिबेंचर होल्डर के नाम पे कर देने की, उसको बोलते हैं सिक्योरिटी। जब कभी भी कंपनी पेमेंट नहीं कर पाएगी तो डिबेंचर होल्डर को कोई प्रॉब्लम नहीं है, कि बिकॉज उनके पास उनके नाम पे कंपनी की प्रॉपर्टी पड़ी है, तो वो बेच के अपना पैसा वसूल कर सकते हैं। बट क्या ये पॉसिबल है कि कंपनी 1 लाख लोगों के नाम पे इतनी सारी प्रॉपर्टी उनके नाम करे? इज इट पॉसिबल? द आंसर इज नो, इट इज नॉट पॉसिबल प्रैक्टिकली, राइट? तो कंपनी क्या करती है, ये जितने भी डिबेंचर होल्डर है, ये डिबेंचर होल्डर के लिए कोई पर्सन को अपॉइंट करते हैं।
इस पर्सन को बोला जाता है गाइस, समझना, डिबेंचर ट्रस्टी। ये मैं आपको वैसे सीए इंटर में पढ़ाऊंगा, बट अभी मैं सिर्फ आपको उसका कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं। ये जो 1 लाख शेयर होल्डर, 1 लाख डिबेंचर होल्डर है, ये 1 लाख डिबेंचर्स के लिए किसी एक पर्सन को या 2 पर्सन को वहां पे अपॉइंट किया, उसका नाम क्या बताया, डिबेंचर ट्रस्टी। अभी कंपनी क्या करेगी, कंपनी ये जो प्रॉपर्टी है वो 1 लाख डिबेंचर होल्डर को न करते हुए वो वहां पे किसको करेगी, वो सारा प्रॉपर्टी डिबेंचर ट्रस्टी के नाम करेगी। समझना, ये डिबेंचर ट्रस्टी, क्या इन्होंने कोई इन्वेस्टमेंट किया है? द आंसर इज नो। फिर भी इनके नाम पे कंपनी ने 1000 करोड़ का प्रॉपर्टी उसके नाम कर दिया, तो क्या ये प्रॉपर्टी डिबेंचर ट्रस्टी का कहलाएगा? उनके नाम पे है तो वो बाजू वाला बेबी आपके घर था, तो वो क्या वो आपका कहलाएगा? द आंसर इज नो। इसीलिए ये 3 पार्टी, कंपनी, डिबेंचर ट्रस्टी, डिबेंचर होल्डर, ये तीनों के बीच में एक एग्रीमेंट बनेगा। उस एग्रीमेंट के ऊपर सबका सिग्नेचर होगा, उसके अंदर लिखा हुआ होगा ये जो भी प्रॉपर्टी डिबेंचर ट्रस्टी के नाम पे हो रही है वो डिबेंचर होल्डर के हित के लिए फिड्यूसरी कैपेसिटी में हो रही है। डिबेंचर ट्रस्टी इसको बेच नहीं सकते, उसके ऊपर अपना हक नहीं जता सकते। जब जब डिबेंचर होल्डर्स को कोई प्रॉब्लम आएगा तो डिबेंचर होल्डर्स के बिहाफ पे डिबेंचर ट्रस्टी इस प्रॉपर्टी के साथ डील कर सकते हैं। उनसे जो पैसा आएगा वो डिबेंचर होल्डर को दे देना पड़ेगा। ऐसा सब कुछ लिखा हुआ होगा, सो दैट कंपनी को सिर्फ एक ही पर्सन के साथ डील करना पड़े, ना कि 1 लाख लोगों के साथ डील करना पड़े। तो ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस होती है माय डियर फ्रेंड्स कि जब वहां पे किसी चीज के हित के लिए डिबेंचर ट्रस्टीज और ऐसे और लोगों को अपॉइंट करना पड़ता है फिड्यूसरी कैपेसिटी के अंदर। ठीक है, इवन माइनर भी चाहे तो वो ट्रस्टीज वगैरह के लिए वहां पे अप्रोच कर सकता है, राइट। मतलब क्या सपोज किसी को ऐसा लग रहा है कि मेरे जाने के बाद ये प्रॉपर्टी, मेरा बच्चा तो अभी 2 साल का है, तो मेरे बच्चे को ये प्रॉपर्टीज मिलेगा नहीं मिलेगा, उसके नाम पे प्रॉपर्टीज करेंगे नहीं करेंगे, राइट। तो उनको अगर ऐसा डाउट है तो वो लोग क्या करते हैं, वो प्रॉपर्टी फिलहाल ट्रस्ट में दे देते हैं, ट्रस्टी अपॉइंट कर देते हैं। तो क्या वो प्रॉपर्टी ट्रस्ट की हो जाती है? द आंसर इज नो। बच्चा जब 18+ हो जाएगा तो उस बच्चे को वो प्रॉपर्टी मिल जाएगी, राइट। तो ये सब कुछ फिड्यूसरी कैपेसिटी के अंदर होता है। तो अगर किसी कंपनी ने किसी दूसरी कंपनी के शेयर्स फिड्यूसरी कैपेसिटी में होल्ड कर रखे हैं तो कानून ये बोलता है उसको एसोसिएट कंपनी, बिकॉज एक्चुअली में वो शेयर्स, जैसे वो डिवेंचर ट्रस्टी की वो प्रॉपर्टी थी ही नहीं, वैसे वो कंपनी के शेयर्स है ही नहीं, ठीक है। उसने तो किसी कंपनी के बिहाफ पे वो होल्ड करके रखे हैं। तो अगर फिड्यूसरी कैपेसिटी में किसी भी रीजन से, बट फिड्यूसरी कैपेसिटी है ना, तो उसको एसोसिएट कंपनी नहीं बोला जाएगा। ये नीचे एग्जांपल दिया हुआ है। A Limited is a public company, hold 23% shares of B Limited। ठीक है, A Limited है गाइस, एक दूसरी B Limited है। इस B Limited के 15% शेयर्स, सॉरी 23% शेयर्स इसके पास है। इसने इसके अंदर 23% इन्वेस्टमेंट कर रखा है एंड 15% शेयर कैपिटल ऑफ C Limited। By virtue of shareholding pattern, B Limited will be known as associate company of A Limited because इसमें क्या है, कितना परसेंटेज हेल्ड है, मोर देन 20% है। whereas C Limited will not be associate as वहां पे 20% से कम है, not require 20% is not there, hence no significant influence, right। तो यहाँ पे गाइस ये जो है A Limited and B Limited, तो यहाँ पे ये टाइटल आ जाएगा एसोसिएट कंपनी का, बल्कि यहाँ पे इसको एसोसिएट कंपनी नहीं बोला जाएगा बिकॉज यहाँ पे 20% से कम है। दैट्स व्हाई। क्लियर है गाइस। सो अगर एक कंपनी का किसी दूसरी कंपनी के साथ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है या फिर जॉइंट वेंचर है तो उसको वहां पे एसोसिएट कंपनी बोला जाएगा। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस क्या होता है गाइस, तो ये रहा, मैंने आपको पहले भी समझाया था, राइट। आई टोल्ड यू, फोकस यहाँ पे रखिए। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस मतलब एक कंपनी का किसी दूसरी कंपनी के अंदर 20% या उससे ज्यादा का इन्वेस्टमेंट है, बट 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। दूसरा,
कोई कंपनी किसी दूसरी कंपनी के बिजनेस रिलेटेड डिसीजन ले रही है, उन दोनों के बीच में एग्रीमेंट हो गया है, एग्रीमेंट में साफ साफ लिख दिया है भैया मेरे बिजनेस रिलेटेड सारे डिसीजन ये कंपनी लेगी। बिजनेस के डिसीजन, बिजनेस के अंदर सेल्स आ जाता है, परचेस आ जाता है, प्रोडक्शन आ जाता है, स्टाफ की सैलरी आ जाती है, एम्प्लॉय को अपॉइंटमेंट करना आ जाता है, ये सब कुछ कंपनियां ही कर रही है। तो वहां पे ये कंपनी दूसरी कंपनी के सारे बिजनेस रिलेटेड डिसीजन अगर ले रही है तो वो कंपनी इसकी एसोसिएट कंपनी है, ऐसा वहां पे माना जाएगा। सिंपल, ये दोनों चीज को बोलते हैं सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, and this is what associate company. So on the basis of control we have discussed three definition, that is holding company, subsidiary company and associate company. So total we have discussed public company, private company, OPC, small company, and then we have discussed holding, subsidiary and this associate company. अपना the day after tomorrow session है, right? There is a homework for you guys, and homework कुछ ऐसा है कि ये 6 डेफिनेशन आपको लिख के आनी है एक बार। प्राइवेट कंपनी का डेफिनेशन आप लिखोगे, यू विल राइट डेफिनेशन फॉर पब्लिक कंपनी, स्मॉल कंपनी, देन उसके बाद 1% कंपनी, होल्डिंग कंपनी, सब्सिडियरी कंपनी एंड सातवीं एसोसिएट कंपनी। ये 7 डेफिनेशन आपको कंपल्सरीली लिखनी है। सेक्शन की बात करें 2 सबसेक्शन 6, 2 सबसेक्शन 87, 242, 262, 285, 271 एंड 268। ठीक है, इस हिसाब से कुछ इसके सेक्शंस हैं, तो आपको ये सातों की सातों डेफिनेशन विदाउट फेल एक बार लिखनी है। यस, आपका एक बार ये हो जाए तो आप इसको फोटो खींच के पीडीएफ में कन्वर्ट कर देना। एडोब पीडीएफ अवेलेबल है, राइट? और एडोब पीडीएफ में ये सारी डेफिनेशन आपकी बुक के अंदर आपने लिख दी है, एडोब पीडीएफ के अंदर स्कैन करके मुझे आपको भेज देनी है। ठीक है, यू कैन सेंड मी ओवर द ईमेल और यू कैन व्हाट्सएप मी ऑन दिस नंबर 8530862236। बट ये सिर्फ व्हाट्सएप करने के लिए है, कॉल करने के लिए नहीं है, तो मेक श्योर 8530 है ये। ठीक है, इस नंबर पे आप मेरे को भेज सकते हो। ऑन द बेसिस ऑफ एक्सेस टू कैपिटल, अभी हम और टाइप्स की कंपनियां वहां पे देखेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ एक्सेस टू कैपिटल की अगर हम बात करें गाइस, देयर आर 2 मोर टाइप्स ऑफ कंपनीज। एक लिस्टेड कंपनी होता है और एक अनलिस्टेड कंपनी होता है। मतलब कि जो भी आपकी पब्लिक लिमिटेड कंपनी है गाइस, समझना 2 टाइप की कंपनी होती है, प्राइवेट एंड पब्लिक। बट आपको मालूम है प्राइवेट कंपनी पब्लिक से पैसा नहीं ले सकती। प्राइवेट कंपनी क्या नहीं कर सकती? पब्लिक से पैसा नहीं ले सकती। बट अगर आपकी पब्लिक कंपनी है तो पब्लिक कंपनी तो पब्लिक से पैसा ले ही सकती है। तो अगर ये पब्लिक कंपनी आईपीओ लेके आती है, इनिशियल पब्लिक ऑफर, क्या बोलते हैं इसको? इनिशियल पब्लिक ऑफर। सो अगर ये आपकी पब्लिक कंपनी आईपीओ लेके आती है, इनिशियल पब्लिक ऑफर लेके आती है, पब्लिक से पैसा लेती है, समझना, ये पब्लिक कंपनी आईपीओ लेके आई, पब्लिक ने इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर दिया, एंड ये पब्लिक कंपनी ने किसी भी स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर, किसी भी स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर, वो स्टॉक एक्सचेंज कौन हो सकते हैं? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हो सकता है, बीएससी,
नेशनल स्टॉक एक्सचेंज हो सकता है, एनएससी। ये स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर इस कंपनी ने अपने शेयर्स लिस्ट करवा दिए, समझना, स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर अपने शेयर्स क्या करवा दिए गाइस, लिस्ट करवा दिए। ऐसी कंपनी को बोलते हैं लिस्टेड कंपनी। आई रिपीट गाइस, कोई भी पब्लिक कंपनी पब्लिक से पैसा लेती है, पब्लिक को शेयर्स दे देती है। ये शेयर्स फिर क्या किया, यही शेयर्स को इसने किसी स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर क्या करवा दिया, लिस्ट करवा दिया, सो दैट कोई भी पब्लिक अब वहां से शेयर्स परचेस कर सके, वहां से शेयर्स बेच सके। इसीलिए उसको स्टॉक एक्सचेंज पे क्या करवाया गाइस, लिस्ट करवाया है। तो ऐसी कंपनी को लिस्ट करवा दिया है, ऐसी कंपनी को लिस्टेड कंपनी बोलते हैं। अगर किसी कंपनी ने शेयर्स लिस्ट नहीं करवाया है तो उसको अनलिस्टेड कंपनी बोलते हैं। लिस्ट करवा दिया लिस्टेड कंपनी, नहीं करवाया अनलिस्टेड कंपनी। सो लिस्टेड कंपनी का डेफिनेशन सेक्शन 2 सबसेक्शन 52 के अंदर दे रखा है। इट इज अ कंपनी विच हैज एनी ऑफ इट्स सिक्योरिटीज। सिक्योरिटीज बोले तो सिक्योरिटीज के अंदर बहुत कुछ आ जाता है। यहाँ पे अगर हम बात करें गाइस सिक्योरिटीज का मतलब, तो वहां पे आपको भी लिखना है तो आप लिख दो। सिक्योरिटी मतलब कंपनी अपने शेयर्स आ गए, उसके अंदर डिबेंचर्स आ गए, पूरा लिख देते हैं। कोई स्टॉक कंपनी अगर वहां पे लिस्ट करवाती है, इवन कंपनी अपने प्रेफरेंस शेयर्स लिस्ट करवाती है, तो ये सब कुछ आ जाएगा। ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ इक्विटी शेयर्स ही आप लिस्ट करवा सकते हो। आप कोई भी शेयर्स अगर लिस्ट करवाते हो, शेयर्स, स्टॉक, डिबेंचर, प्रेफरेंस शेयर्स, राइट, म्यूचुअल फंड, कुछ भी, ठीक है, आप अगर लिस्ट करवाते हो तो उसको बोलते हैं सिक्योरिटी। अगर आपने कोई भी सिक्योरिटी लिस्ट करवाई है तो आपकी कंपनी को वहां पे लिस्टेड कंपनी बोला जाएगा। सिक्योरिटी का डेफिनेशन वहां पे दे रखा है गाइस कि सिक्योरिटी हम किसको बोलेंगे, नीचे दे रखा है सेक्शन 2 सबसेक्शन 81 के अंदर सिक्योरिटी का डेफिनेशन है। बट वहां पे वो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसने आपको रेफरेंस दिया है। देयर इज अ एक्ट गाइस, समझना, सिक्योरिटी के लिए पूरा एक नया एक्ट है। जैसे आप कंपनीज एक्ट पढ़ रहे हो ना गाइस, वैसे एक और एक्ट है सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट, ठीक है, उसको शॉर्टकट में बोलते हैं SCRA, स्कारा, सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट। तो अगर ऐसे सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट के अंदर, ये तो पूरा एक्ट ही बना है सिक्योरिटी के लिए, तो इसने सिक्योरिटी का डेफिनेशन दिया है, व्याख्या, सिक्योरिटी ની વ્યાખ્યા અહીંયા તમને જોવા મળશે। सो कंपनीज एक्ट ने क्या किया, कंपनीज एक्ट ने रेफरेंस दे दिया कि भैया जो सिक्योरिटी का डेफिनेशन सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट के अंदर है, वही कंपनीज एक्ट के लिए उसका भी डेफिनेशन हो जाएगा। तो मैं आपको जो ये शेयर, डिबेंचर, स्टॉक, ये सब कुछ मैं आपको यहाँ पे जो सेक्शन 2 सबसेक्शन H ऑफ SCRA सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट है उसका बता रहा हूँ। अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शन, सेक्शन 2 सबसेक्शन H ऑफ स्कारा, राइट, 1956, ये क्या बोलता है, ये बोलता है सिक्योरिटी मींस एंड इंक्लूड्स शेयर, स्क्रिप, बॉन्ड, डिबेंचर, डिबेंचर स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम्स, ये सारी रिसिप्ट्स जो होती है, जो सरफाईसी ने इश्यू की है, जो CIS ने इश्यू की है। सर इतनी बड़ी डेफिनेशन है, यस बेटा, बट हमको शॉर्ट में याद रखने का है। सिक्योरिटी का मतलब होता है कोई भी शेयर आ गया, डिबेंचर आ गया, स्टॉक आ गया, उसमें से किसी भी का आप अगर स्टॉक एक्सचेंज पे जाके लिस्ट करवा दिया, सर लिस्ट करवा दिया मतलब कि आपने वो शेयर्स सारे के सारे स्टॉक मार्केट के अंदर डाल दिए, उसको बोलते हैं लिस्ट करवा दिया। अभी कोई भी बंदा बोलता है ना कि हूं तो शेयर बाजार में करूं छू, उसका मतलब क्या, वो शेयर लेता है, शेयर बेचता है, तो वो कहां से, कंपनी से लेता है, नो नो, वो कहां जाता है, वो जाता है स्टॉक मार्केट में। मतलब यहाँ पे घर पे बैठे बैठे ऑनलाइन स्टॉक मार्केट में डीमैट अकाउंट ओपन करवा के वो जाता है और वो शेयर्स को परचेस करता है, सेल करता है। वो वही शेयर्स को परचेस सेल कर सकता है जो शेयर्स क्या हुए होते हैं गाइस, लिस्ट हुए होते हैं। अगर वो शेयर्स लिस्ट नहीं हुए होंगे तो आप उसके ऊपर क्या नहीं कर सकते गाइस, ले बेच नहीं कर सकते, सिंपल एज दैट, ठीक है। सो एक आपका कंपनी हुआ लिस्टेड कंपनी। दूसरा, जिसने अपने शेयर्स स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट नहीं करवाया है, उस कंपनी को हम बोलेंगे अनलिस्टेड कंपनी। जिसने अपने शेयर्स लिस्ट नहीं करवाया है उसको हम क्या बोलेंगे गाइस, अनलिस्टेड कंपनी बोलेंगे। यस, अभी आप लोग को कोई डाउट है गाइस लिस्टेड, अनलिस्टेड या एसोसिएट कंपनी में? गवर्नमेंट कंपनी, कम ऑन गाइस, गवर्नमेंट कंपनी क्या बोलते हैं, किसको बोलते हैं? सेक्शन 2 सबसेक्शन 45 ये बोलता है
कि अगर किसी कंपनी के अंदर कोई कंपनी है, फॉर एन एग्जांपल देयर इज अ कंपनी सचिन एडवाइजरी प्राइवेट लिमिटेड। अभी ये सचिन एडवाइजरी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की 10 करोड़ रुपए की शेयर कैपिटल है, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने, मोदी जी सरकार, बीजेपी सेंट्रल गवर्नमेंट, इन्होंने मेरी कंपनी के अंदर 51%, नॉट 50% समझने का, 51% या उससे ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया है, पहली बात। या फिर किसी स्टेट गवर्नमेंट ने, जैसे कि गुजरात सरकार ने, मेरी कंपनी के अंदर 51% या ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया है। पहला पॉइंट क्या था कि किसी सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया है। अगर ये नहीं किया है, ठीक है, कोई बात नहीं, और लिखा दोनों के बीच में, इधर सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया है या फिर स्टेट गवर्नमेंट ने किया है या फिर किसी सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट दोनों ने मिलके मेरी कंपनी के अंदर 51% या उससे ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया है। सेंट्रल गवर्नमेंट एंड कोई दो स्टेट गवर्नमेंट, गुजरात की सरकार, महाराष्ट्र की सरकार एंड दिल्ली की सरकार, दिल्ली मतलब के सेंट्रल गवर्नमेंट सरकार, भारत की सरकार, ये तीनों ने मिलके, सपोज उसमें एमपी भी जुड़ गया, मतलब कि 4-5 स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट ने मिलकर मेरी कंपनी के अंदर 51% या उससे ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया है, तो मेरी कंपनी को गवर्नमेंट कंपनी बोला जाएगा। समझना, एक और पॉसिबिलिटी, किसी स्टेट गवर्नमेंट प्लस नो सेंट्रल, ओनली स्टेट गवर्नमेंट, एक या एक से ज्यादा स्टेट गवर्नमेंट ने मिलकर मेरी कंपनी के अंदर 51% या उससे ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया है। तो अगर ये चारों में से कोई भी पॉसिबिलिटी है तो सचिन एडवाइजरी प्राइवेट लिमिटेड को कानून गवर्नमेंट कंपनी बोलेगा। समझ में आया क्या? गवर्नमेंट कंपनी का सीधा साधा मीनिंग है, गवर्नमेंट कंपनी मतलब कि किसी भी कंपनी के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट ने या स्टेट गवर्नमेंट ने या सेंट्रल एंड स्टेट दोनों ने मिलके या स्टेट एंड स्टेट दोनों ने मिलके अगर 51% या उससे ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया है तो उस कंपनी को गवर्नमेंट कंपनी बोला जाएगा, ठीक है। एंड ये सचिन एडवाइजरी प्राइवेट लिमिटेड की जितनी सब्सिडियरी कंपनी भी होगी, ये तो मेरी गवर्नमेंट कंपनी हो गई, बट मेरी अगर कोई सब्सिडियरी कंपनी होगी, लेट्स से मेरी सब्सिडियरी कंपनी है सचिन एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड, तो मुझे एक बात बताइए गाइस, आप लोग को ही बताना पड़ेगा, आप लोग मेरे सच्चे यार हो मेरे, ठीक है। सो मेरी कंपनी एसएपीएल है, एसएपीएल के अंदर इन्वेस्टमेंट किसने किया? ये कौन है? ये कौन है? गवर्नमेंट है। मेरी कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट किसने किया? गवर्नमेंट ने, ठीक है। आप सब लोग ये अग्री करते हो कि मेरी कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट किसने किया? मेरी कंपनी के पास, एसएपीएल के पास किसका पैसा है? गवर्नमेंट का पैसा है। मेरी कंपनी ने वो पैसा कौन सी कंपनी के अंदर डाला? एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड के अंदर डाला। तो मेरी कंपनी के पास जो पैसा आया है वो किसका है? गवर्नमेंट का। सो कैन आई से दैट अल्टीमेटली गवर्नमेंट का ही पैसा किसके पास गया? मैं कहां से पैसा लाया? मैं पैसा कहां से लाया? गवर्नमेंट से लाया। एसएपीएल कहां से पैसा लाया? गवर्नमेंट से। वही पैसा मैंने उसमें से थोड़े पैसे कहां पे पार्क कर दिए? इन्वेस्टमेंट किसमें कर दिया? एजुकेशन। तो अल्टीमेटली कैन आई से दैट कि एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड के अंदर गवर्नमेंट का ही पैसा, कैन वी से दैट कि एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड के अंदर गवर्नमेंट का ही पैसा है? हम ऐसा बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? बताइए। आज आपके पापा आपकी मॉम को पैसा दे एंड मॉम आपको पैसा दे, अल्टीमेटली पैसा कहां से आ रहा है? कैन आई से दैट पापा ने ही आपको पैसा दिया, ऐसा बोला जाएगा? यस और नो? द आंसर इज यस, ठीक है। इसीलिए कानून ने बोला कि भैया जितनी भी गवर्नमेंट कंपनियां हैं उस गवर्नमेंट कंपनी की सब्सिडियरी कंपनी को भी डीम्ड गवर्नमेंट कंपनी ही बोला जाएगा। क्यों? बिकॉज अरे मेरे पैसों से ही पली बड़ी है ये सब्सिडियरी कंपनी, ठीक है।
तो इसीलिए यहाँ पे गवर्नमेंट कंपनी का डेफिनेशन बहुत इजी हो गया अपने लिए। गवर्नमेंट कंपनी मींस एनी कंपनी इन विच नॉट लेस देन, मतलब 51 से कम नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या, सीधा साधा बोले तो 51 होना चाहिए या उससे ज्यादा होना चाहिए। नॉट लेस देन 51% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल इज हेल्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और बाय एनी स्टेट गवर्नमेंट और गवर्नमेंट्स, बिकॉज सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट तो एक से ज्यादा भी हो सकता है, और पार्टली मतलब के थोड़ो पोर्शन सेंट्रल गवर्नमेंट नो અને થોડો પોર્શન સ્ટેટ ગવર્નમેન્ટનો, એક યા એકથી વધારે સ્ટેટ ગવર્નમેન્ટનો, રાઈટ? એન્ડ also includes covers company which is a subsidiary company of such government company, मतलब कि गवर्नमेंट कंपनी की अगर कोई सब्सिडियरी कंपनी भी होगी तो उसको भी गवर्नमेंट कंपनी ही बोला जाएगा। ठीक है गाइस, ये समझ में आता है कि आप लोग को ये ऐसा चार्ट बनाइए ना, ऐसा चार्ट बनाइए ना। दो चीजें लिखिए फटाफट, एक आपको ये लिखिए फटाफट, आप बुक मेंटेन कर ही रहे हो ना, मैं 2 मिनट आपको दूंगा ये एसोसिएट कंपनी का इतना पोर्शन कॉपी करने के लिए। ये देखिए मैं लक्ष्मण रेखा बना रहा हूं, आपको इतना कॉपी करना सिर्फ 2 मिनट के अंदर, ठीक है? योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। एंड फिर 2 मिनट दूंगा मैं आपको नीचे, सिर्फ रफ वर्क हम कर रहे हैं गाइस और उसके अंदर समझ रहे हैं। ठीक जैसा मैंने लिखा है वैसा ही आप लिखिए, आपके पास 2 मिनट का टाइम है। यस गाइस, आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 सब सेक्शन 42 जो बात करता है फॉरेन कंपनी के बारे में। ठीक है, अभी ये इंडिया है, ये भारत है, समझना गाइस। डेफिनेशन को आप इतना अच्छे से कभी भी याद नहीं रख पाओगे जितना मैं आपको अभी फॉरेन कंपनी का डेफिनेशन याद रखवाऊंगा। ये भारत है, ये मैंने बीच में कुछ बनाया, ये मैंने बीच में कुछ बनाया, ये क्या है बीच में? ये बीच में 7 समंदर है, 7 समंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गया मैं तेरे, हाँ पीछे पीछे। तो गाइस ये 7 समंदर है, ये अपना इंडिया है, ये 7 समंदर के पार कुछ है, कुछ है, क्या है? आउटसाइड इंडिया है, कुछ नहीं, मतलब कि कोई फॉरेन कंट्री है, ठीक है? आउटसाइड इंडिया है, मतलब कि इंडिया के बाहर हम कहीं पे भी जाएंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे रे? उसको हम फॉरेन बोलेंगे बबुआ, ठीक है? सो अभी ये अपना जो 7 समंदर पार करके हम बाहर जा रहे हैं, ठीक है? सो वो फॉरेन कंसीडर होगा पहले तो। सो अगर ये फॉरेन कंसीडर्ड होता है तो क्या क्या करेंगे हम उसका? लेट्स से ये अमेरिका है, यूएस है, ठीक है, या कोई भी अदर कंट्री है। अभी यहां पे कोई कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है, मतलब कि कंपनी बनी है। इनकॉर्पोरेट होना मतलब कि कंपनी बना है, कंपनी का जन्म हुआ है। जैसे हमारा बर्थ होता है इसीलिए हम बर्थ डे मनाते हैं, वैसे कंपनी का बर्थ नहीं होता है, अपनी मम्मा के पेट से नहीं आता है वो, ठीक है? कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है, तो बर्थ का सिनोनिम्स है, समानार्थी शब्द, दैट इज इनकॉर्पोरेट। तो यहाँ पे यूएसए की गवर्नमेंट के सिग्नेचर से कोई कंपनी बनी है, मतलब कि वहां पे कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है, हमको कोई लेना देना ही नहीं है, बिकॉज ये इनकॉर्पोरेट कहां पे हुई है? इंडिया के बाहर हुई है। समझना, ये कंपनी इनकॉर्पोरेट कहां पे हुई है? इंडिया के बाहर, मतलब आउटसाइड इंडिया है ये तो, इंडिया से बाहर मतलब आउटसाइड इंडिया। तो ऐसी कोई कंपनी है जिसका बर्थ कहां पे हुआ है? आउटसाइड इंडिया हुआ है। बट समझना मेरी बात ध्यान से, ये कंपनी इंडिया में आई है, समझना, ये कंपनी जिसका जन्म आउटसाइड इंडिया हुआ है, बट ये कंपनी खुद, इसको बोलेंगे इटसेल्फ, वो खुद इंडिया में आई है या फिर उसका एजेंट इंडिया में आया है। कंपनी जो इनकॉर्पोरेट हुई है वो आउटसाइड इंडिया हुई है,
वो कंपनी इंडिया में आई है या उसका एजेंट इंडिया में आया है। कैसे आया है? तो इधर वो एजेंट फिजिकली आया है, फिजिकली आया है, या फिर इलेक्ट्रॉनिक मोड से आया है, ऑनलाइन आया है। सर यहाँ पे क्या करने के लिए आए? घूमने के लिए आए सर, देलवाड़ा का देरा देखने के लिए आए हैं, क्या करने के लिए आए हैं? बेटा यहाँ पे ये कंपनी आई तो है, बट वो क्या करने के लिए आई है? ये कंपनी का यहाँ पे बिजनेस प्लेस है। क्या है इस कंपनी का यहाँ पे? बिजनेस प्लेस, प्लस ये कंपनी यहाँ पे आके बिजनेस की एक्टिविटी कर रही है। समझना, फिर से बोलता हूं, कोई कंपनी है जो आउटसाइड इंडिया इनकॉर्पोरेट हुई है, वो कंपनी खुद या उसका एजेंट इंडिया में आया है, चाहे वो खुद फिजिकली आया हो या फिर इलेक्ट्रॉनिक मोड में आया हो। इसके एग्जांपल मैं आपको देता हूं। ये कंपनी का यहाँ पे बिजनेस करने का ठिकाना है, मतलब हम उसको बोलेंगे प्लेस ऑफ बिजनेस है, एंड वो कंपनी यहाँ पे आके बिजनेस एक्टिविटी करती है। ऐसी कंपनी को हम हमारे यहाँ पे बोलेंगे फॉरेन कंपनी। क्या बोलेंगे गाइस हम उसको? फॉरेन कंपनी। अब मुझे बताइए, सिंपल सी मैं एक बात बताऊं आपको। आप सपोज उदयपुर घूमने के लिए गए हो, उदयपुर छोड़ो, आप राजपथ क्लब या ऐसे कहीं पे एसजी हाईवे पे घूम रहे हो, आपको दूर से दो सुंदर, अति सुंदर लेडी दिख रही है। इतनी सुंदर है कि वो देखने के बाद आपको पता चला ये इंडियन नहीं, फॉरेनर है। पता चल जाता है, पता है ना, हम और बोलते भी, हम उसको टुगर टुगर देखते भी हो फॉरेनर है, देखो कैसे दिखते हैं। बोलते कि नहीं बोलते है? बोलते है ना। ये फॉरेनर का जन्म कहां पे हुआ है? इंडिया में हुआ है क्या? नहीं ना, उसका जन्म हुआ है आउटसाइड इंडिया। यहाँ पे क्या करने के लिए आए? इधर घूमने के लिए आए होंगे या मस्ती करने के लिए आए होंगे, मौसी की शादी होगी तो आए होंगे। ठीक है, तो जब कोई बाहर का बंदा इंडिया में आता है, इंडिया की सड़कों पे चलता है, हम उसको देखते हैं और बोलते हैं ये फॉरेनर है। तो जब बाहर की कंपनी इंडिया में आती है, बिजनेस करती है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? फॉरेन कंपनी बोलेंगे। सिंपल, खत्म, टाटा बाय बाय। देखिए सेक्शन 2 सबसेक्शन 42 क्या बोला रे? इट मींस कि भैया कोई भी कंपनी, एनी कंपनी या कोई बॉडी कॉर्पोरेट, ठीक है, क्या बोला? कोई कंपनी या कोई बॉडी कॉर्पोरेट जो इनकॉर्पोरेट कहां पे हुआ है? ये सबसे बढ़िया बात है गुरु, इनकॉर्पोरेट हुआ है आउटसाइड इंडिया, विच मतलब कि उसका प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया के अंदर है, चाहे वो खुद या फिर थ्रू एजेंट, फिजिकली या फिर इलेक्ट्रॉनिक मोड। इसका मैं आपको एग्जांपल दूं, चलो। मैकडोनल्ड्स, मैकडोनल्ड्स के बर्गर खाते हो आप, क्या मैकडोनल्ड्स इंडिया की कंपनी है? डोमिनोज, उसके पिज्जा खाते हो, क्या वो इंडिया की कंपनी है? नहीं ना, वो कंपनी तो, उसका बर्थ, उसका जन्म, उसका इनकॉर्पोरेट कहां पे हुई है? वो कंपनी आउटसाइड इंडिया हुई है, बट इंडिया में वो लोग आए हैं। बट क्या आपको कभी मैकडी पे मैकडी का ओनर देखने को मिलता है? मुझे बताइए, क्या आपको मैकडोनल्ड्स पे मैकडी का ओनर देखने को मिलता है कि वो कैश काउंटर में बैठा हो, लाओ लाओ पैसा लाओ, बर्गर चाहिए, क्या चाहिए आपको, ठीक है, कोक चाहिए, बर्गर चाहिए, जो भी चाहिए आपको, लाओ पैसा मेरे को देना पड़ेगा? क्या कभी आपने देखा है? या फिर उनके एम्प्लॉइज होते हैं, या फिर उन्होंने फ्रेंचाइजी ली है? क्या उसका ओनर खुद आया है? नहीं आया है, उसका एजेंट आया है। समझना, ऐसी कोई कंपनी जिसका प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में है, तो मैकडी का प्लेस ऑफ बिजनेस यहाँ पे है, ठीक है। मैकडी क्या सिर्फ आपको ऑनलाइन ही बर्गर देती है? उसके बड़े बड़े वहां पे आपको काइंड ऑफ रेस्टोरेंट और वी कैन से कैफे, राइट, ऐसा उसने प्लेस भी लिया है और बहुत सारी जगह पे उसकी ब्रांच भी है, ठीक है। तो वो फिजिकली है, समझना, इधर वो इटसेल्फ आया है, बट एजेंट, वो ओनर खुद नहीं आया है। कौन आया है? उसका एजेंट आया है। फिजिकली है या इलेक्ट्रॉनिक मोड से देता है? तो वो तो फिजिकली आपको देता है, जोमेटो से ऑनलाइन भी देता है। समझना मेरी बात, ठीक है। तो फिजिकली आपको सर्विस देता है, दोनों में से कोई भी तरीका चलेगा। तो हम मैकडोनल्ड्स को क्या बोलेंगे गाइस? कौन सी कंपनी है? फॉरेन कंपनी है। डोमिनोज को क्या बोलेंगे? वो कौन सी कंपनी है? फॉरेन कंपनी है। क्यों? बिकॉज यहाँ पे आके क्या वो लोग बिजनेस करते हैं, एंड लिखा है, मतलब आपको दूसरी कंडीशन भी फुलफिल करनी पड़ेगी। समझना मेरी बात।
आपको दूसरा कंडीशन भी एंड मतलब पहली कंडीशन भी फुलफिल करो, दूसरी कंडीशन भी यहाँ पे आके बिजनेस एक्टिविटी करता हो। अगर यहाँ पे दान धर्म करने के लिए आया है, चैरिटी करने के लिए आया है, तो उसको फॉरेन कंपनी नहीं बोल सकते, समझना। ठीक है, सो दो चीजें बहुत क्लियर कर रहा हूं मैं आपके साथ, दो चीजें, इनकॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया, फिर देखने का खुद आया, एजेंट आया, फिजिकली आया, इलेक्ट्रॉनिक मोड से आया, ये बोलने का। यहाँ पे आके क्या कर रहा है, बिजनेस एक्टिविटी कर रहा है, उसका प्लेस ऑफ बिजनेस तो यहाँ पे है ही, पहली लाइन में लिखा है उसका प्लेस ऑफ बिजनेस, ये देखिए प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में है, वो चाहे उसने खुद आके बनाया हो या एजेंट भेजे हो इलेक्ट्रॉनिकली। मैंने आपको बता दूं एक और, अमेजॉन इंडियन कंपनी है कि फॉरेन कंपनी है, चलो बताओ। फ्लिपकार्ट इंडियन कंपनी है कि फॉरेन कंपनी, चलो कम ऑन फटाफट बताइए मेरे को, बताइए कम ऑन, आई वांट आंसर फ्रॉम यू। अमेजॉन एंड फ्लिपकार्ट इंडियन कंपनी है या फॉरेन कंपनी है? फॉरेन कंपनी है, ठीक है, बिकॉज उनका इनकॉर्पोरेशन, उसका इनकॉर्पोरेशन आउटसाइड इंडिया हुआ है। बट क्या कभी भी आपको अमेजॉन की दुकान देखने को मिली? कहीं पे भी भारत में अमेजॉन की दुकान है? नो। फ्लिपकार्ट की दुकान है? यस। बड़ी वस्तु तुमने जोवा मड़से ऐसे कोई दुकान है क्या? नहीं है। नहीं है, समझना मेरी बात, वो फिजिकली यहाँ पे नहीं आई है, तो वो थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड इंडिया में आई है। बट क्या इंडिया में आप अमेजॉन की वेबसाइट पे जाके शॉपिंग करते हो तो क्या घर पे प्रोडक्ट आ जाती है? यस। फ्लिपकार्ट पे जाके करते हो तो घर पे प्रोडक्ट आ जाता है? यस। तो वो लोग फिजिकली यहाँ पे नहीं आए हैं, वो लोग इलेक्ट्रॉनिक मोड से यहाँ पे आया है, समझो मेरी बात। ठीक है, सो यस, उनका प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया के अंदर है, वो खुद नहीं आए तो उनके एजेंट आए, वो फिजिकली आए हैं या फिर इलेक्ट्रॉनिक मोड से आए हैं, समझना मेरी बात। तो फिर हम अमेजोन को एंड फ्लिपकार्ट को भी क्या बोलेंगे? फॉरेन कंपनी बोलेंगे। वो लोग यहाँ पे देयर इज अ डाउट फ्रॉम केक्षा, बेटा यहाँ पे वो प्रॉपर्टी भी परचेज करना चाहता है, देयर इज अ सेपरेट लॉ फॉर द सेम, वो डेफिनेटली आरबीआई का रूल्स एंड रेगुलेशंस को ध्यान में रखते हुए कर सकते हैं। ठीक है, सो गाइस इस हिसाब से, जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल दूं, पेटीएम, पेटीएम पेटीएम का बैंक भी है, पेटीएम मॉल भी है, राइट, बट फिजिकल मॉल है नहीं, वो तो सिर्फ आपके मोबाइल के अंदर है, इलेक्ट्रॉनिकली वो भारत में आया है, राइट, तो उसको भी हम क्या बोलेंगे गाइस? फॉरेन कंपनी वहां पे बोलेंगे। ठीक है, सो यस गाइस, ये जो चार्ट है गाइस, आपको ठीक वैसा ही चार्ट इंडिया यहाँ पे बताइए, 7 समंदर अपने हिसाब से दोहरी है। ठीक है, ये ड्रॉ कीजिए, यहाँ पे यूएसए कंपनी और कोई अदर कंट्री कंपनी यहाँ पे इनकॉर्पोरेट हुई है, इटसेल्फ आ रही है, एजेंट आ रही है, ये 4 वर्ड लिखने हैं आपको, इटसेल्फ या एजेंट, फिजिकली या इलेक्ट्रॉनिक मोड, किस चीज के लिए? यहाँ पे उसका प्लेस ऑफ बिजनेस है एंड वो यहाँ पे बिजनेस एक्टिविटी कर रही है, उस कंपनी को हम वहां पे फॉरेन कंपनी बोलेंगे, सेक्शन 2 सबसेक्शन 42 के हिसाब से। ये फटाफट ड्रॉ कर दीजिए, कम ऑन गाइस।